Okay, so today's topic is the review of glycolysis and Krebs cycle. First of all, we'll see the glycolysis. Glycolysis is also called Embden-Meyerhof pathway, and it is the oxidation of glucose or glycogen to pyruvate or lactate. Biomedical importance इसकी क्या है कि it is a major pathway for glucose metabolism and it occurs in cytosol of all cells. Its unique feature is that it can function aerobically or anaerobically depending upon the availability of oxygen and electron transport chain. RBCs have no mitochondria and they rely completely on glucose as their metabolic fuel and metabolize it anaerobically. So RBCs के लिए ये बहुत ज़्यादा important है glycolysis का pathway without oxygen. And it is a principal route for glucose metabolism, and it is also the main pathway for metabolism of fructose, galactose and other carbohydrate derived from diet. Glycolysis of glucose का जो main purpose है that is to provide ATP. Anaerobically especially important because skeletal muscles can perform under anoxic conditions and cardiac muscles have low glycolytic activity, so उसमें भी ये बहुत important है. जो भी डिजीजेज हैं जिसके अंदर ग्लाइकोलिटिक एंजाइम या ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं, दीज आर सीन एज हीमोलिटिक एनीमियाज. एंड इफ द डिफेक्ट अगर तो स्केलेटल मसल्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं मेटाबॉलिज्म के वो डेफिशिएंट हैं ग्लाइकोलिसिस के, तो वो फिर किस तरह से नजर आएगा फटीग की फॉर्म में. और कैंसर सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस proceeds at a very higher rate, forming large amount of pyruvate which is reduced to lactate, which leads to acidic environment and has implications for cancer therapy. जो हम टारगेट करते हैं कैंसर थेरेपी को वो इस लेवल पे करते हैं जहाँ पे ये लैक्टेट और इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. दैट इज़ वाई जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं दे फील मोर फटीग. फिर आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस पे. ग्लाइकोलिसिस के बेसिकली जो दो फेजेस में हमने रिएक्शन डिवाइड किए हुए हैं. Glycolysis में glucose is converted into pyruvate in two stages. First 5 reactions of the glycolysis जो है ना they correspond to energy investment phase, उसमें हम एनर्जी लगा रहे हैं. और next 5 reactions जो है ना वो correspond करते हैं into energy generation phase. These are the simple steps of glycolysis. 10 steps हैं टोटल और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो स्टेप 1 है, स्टेप 3, स्टेप 7 एंड स्टेप 10. ये वाले स्टेप्स जो हैं इनके एंजाइम्स भी आपको लाजमी याद होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए ये वाले स्टेप्स इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही है. ठीक है, स्टेप 1, 1, 3, 7 एंड 10. इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि 3 और 7 में 3 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो वो 10 बन जाता है. तो 10 का 1 जो है वो एक 0 है और एक 1 है, तो 1, 3, 7 एंड 10 ये स्टेप्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जो है हम एटीपी प्रोवाइड कर रहे हैं और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनता है. फिर वो चेंज हो जाता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना वो जब 1 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो वहां से हमारे पास एटीपी जनरेशन होती है. 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है और फिर पायरुवेट बनता है. और एंड वाला जो प्रोसेस है इसमें भी हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज बीइंग जनरेटेड. ठीक है, और ये एंड वाला स्टेप इस डायग्राम में नहीं है. एंड वाले स्टेप में पायरुवेट से लैक्टेट बनता है. ठीक है, ये बायोकेमिकल पाथवे है, सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ ग्लाइकोलिसिस. और इसमें साथ रेड कलर में एंजाइम्स लिखे हैं और ब्लैक कलर में आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो बन रही हैं. एंजाइम्स में पहले बता रही हूँ कि 1, 3, 7 एंड 10 ये आपको लाजमी पता होना चाहिए. मतलब एंड वाला, 7th वाला और ये जो फर्स्ट एंड थर्ड
ठीक है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मैं एंजाइम्स का ना आपको नमूने बताऊंगी एंड में। ठीक है, फिर ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो इसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम यूज होता है? हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बॉडी में। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी एंड में। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो इसमें आप देख लें कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आपस में आइसोमर्स हैं, तो उसमें हमारे पास आइसोमेरेज एंजाइम यूज होगा, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम यूज होगा। फिर जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है तो उस केस में हमारे पास PFK1 यूज होगा। फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेज 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रेगुलेशन और ग्लाइकोलिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पे जब एल्डोलेज एंजाइम करेगा तो वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों जो है वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो उस केस में हमारे पास ATP यूज हो रही है। फिर उसके बाद जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है तो क्लीवेज ऑफ 6 कार्बन शुगर टू 3 कार्बन टू 3 कार्बन शुगर्स बन रही है, जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है हमारे पास और DHAP बनता है। फिर DHAP से जो आगे सारे प्रोसेसेस है ना, मतलब जो फर्स्ट 5 रिएक्शंस के बाद जो 6, 7, 8, 9 एंड 10, दीज आर एनर्जी जनरेशन फेजेस, और उसमें हमारे पास एंड में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं और ATP जनरेट होती है। फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें हमारे पास ATP यूज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। सेकंड स्टेप इज इसमें फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज यूज हो रहा है और इसमें फ्रुक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है तो इसमें अगेन ATP मॉलिक्यूल यूज हो रहा है और PFK1 यूज हो रहा है। PFK1 जो है वो किस तरह से रेगुलेट होता है? इन 3 चीजों से। एक तो ये कि ATP और सिट्रेट से। नेगेटिव साइन इसलिए शो किया हुआ है कि अगर ATP नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा, मतलब ये प्रोसेस नहीं होगा। और अगर साइक्लिक AMP ज्यादा होगी तो ये प्रोसेस ज्यादा होगा, बिकॉज साइक्लिक AMP से ATP ज्यादा बनेगी। ठीक है, और अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी ज्यादा होगा तो अगेन दिस प्रोसेस विल बी मोर। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate in the presence of enzyme triose phosphate isomerase, dihydroxy isomerase और aldolase भी कहते हैं इसको। फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है तो उस प्रोसेस में हमारे पास NAD यूज हो रहा है और NAD जो है वो रिड्यूस होके NADH और प्रोटॉन्स रिलीज कर रहे हैं। और एंजाइम इसमें कौन सा यूज हो रहा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से फिर हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में भी इंटरकन्वर्टेबल है। ये 2 एरोस जो लगाए हुए हैं ना, दैट शोज इंटरकन्वर्टेबिलिटी। और यहाँ पे हमारे पास ATP जनरेट हो रही है और जो एंजाइम यूज हो रहे हैं उसमें फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, म्यूटेज और फॉस्फेटेज। ये जो 3 कलर से शो किया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, उसमें काइनेज एंजाइम यूज हो रहा है। फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जो 2,3 BPG बन रहा है उसमें म्यूटेज यूज हो रहा है। और अगर 2,3 BPG से 1,3 BPG बन रहा है तो वो फिर फॉस्फेटेज एंजाइम यूज हो रहा है, बिकॉज दीज सब्सटेंसेस आर इंटरकन्वर्टेबल। ये म्यूटेज एंजाइम यूज हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम यूज हो रहा है। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास PEP बन रहा है, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट और साथ वाटर की जनरेशन हो रही है तो इसमें एनोलेज एंजाइम यूज हो रहा है।
फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से अल्टीमेटली पायरुवेट बन रहा है और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास एटीपी भी जनरेट हो रही है और इसमें पायरुवेट कनेज बन रहा है। और इस एंजाइम को पॉजिटिवली इफेक्ट कौन करता है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पायरुवेट ज्यादा बनेगा। रेगुलेटरी एंजाइम इसके बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। ग्लाइकोलिसिस का साइकिल अगर लिखना ना भी आए तो रेगुलेटरी एंजाइम इसके लाजमी आते हैं। 3 रेगुलेटरी एंजाइम इसमें कौन कौन से हैं? हेक्सोस, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इसके फीचर्स हैं हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का डिफरेंस ये आप लोग देख लो। जी, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का क्या क्या डिफरेंस है कि हेक्सोकाइनेज जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज एंड ग्लूकोकाइनेज इट इज प्रेजेंट इन हेपेटोसाइट्स एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। हेक्सोकाइनेज की जो स्पेसिफिसिटी है दैट इज ब्रॉड एंड ग्लूकोकाइनेज इज स्पेसिफिक ओनली फॉर ग्लूकोज एज द नेम सजेस्ट। हेक्सोकाइनेज का जो hexokinase has a low km value and glucokinase has a high km value. Hexokinase has a high affinity and glucokinase has low affinity. It has hexokinase has low Vmax and glucokinase has high Vmax. Hexokinase is inhibited by glucose 6-phosphate. Glucokinase on the other hand functions as a glucose sensor in pancreas, liver, phosphorylates glucose, indirectly inhibited by fructose 6-phosphate or indirectly stimulated by glucose. अब इसकी रेगुलेशन फ्रुक्टोज 6-phosphate और ग्लूकोज से कैसे होती है? अब ग्लूकोकाइनेज की जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ना दैट इज एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ हिपेटोसाइट्स। अगर तो फ्रुक्टोज 6-phosphate की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास जो ग्लूकोकाइनेज है ना वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा एंड इट बाइंड्स टू द प्रोटीन दैट मेक्स द एंजाइम इनएक्टिव। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज खुद ही उस प्रोटीन को बंद कर देगा जिसने ग्लूकोकाइनेज बनाना है, क्योंकि हमें ग्लूकोकाइनेज नहीं चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज 6-phosphate। अब अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया यानी फ्रुक्टोज 6-phosphate से ग्लूकोज ज्यादा बन गया है तो उस केस में क्या होगा कि वही जो ग्लूकोकाइनेज जिसने जाके अपनी ही प्रोटीन को बंद किया था जाके लिवर के सेल्स के अंदर, वो क्या करेगा कि वो साइटोसोल के अंदर दोबारा वापस आ जाएगा, मतलब न्यूक्लियस से निकल के साइटोसोल में वापस आ जाएगा अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये देखें ये क्या करेगा कि ग्लूकोज जो है अगर वो GLUT2 ट्रांसपोर्टर से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एंटर हो गया है तो उस केस में क्या होगा कि जो ग्लूकोकाइनेज है वो न्यूक्लियस की प्रोटीन से उतर के बाहर निकल आएगा। वो जब बाहर निकल आएगा तो वो क्या करेगा कि वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और ग्लूकोज को जो है वो मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन उसकी स्टार्ट कर देगा ग्लूकोज की। फिर सेकंड जो स्टेप है दैट इज रेगुलेशन बाय इंसुलिन।
ग्लूकोकाइनेज एक्टिविटी जो है वो इंसुलिन से इंक्रीज होती है। इंसुलिन से क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज एज वी ऑल नो, इंसुलिन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में कि वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करती है। इंसुलिन इज अ मेटाबोलाइजिंग हार्मोन फॉर स्टेबलाइजिंग द कार्बोहाइड्रेट्स। तो मेजर कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में होता है दैट इज द ग्लूकोज। इंसुलिन क्या करती है कि जब भी ग्लूकोज बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन जब रिलीज होती है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ग्लूकोकाइनेज बढ़ जाती है। फिर सेकंड जो एंजाइम है हमारे पास रेगुलेशन का दैट इज द PFK1 phosphofructokinase 1 is a second regulatory enzyme and it is responsible for the irreversible phosphorylation of fructose 6 phosphate. It is the most important control point, the rate limiting and committed step of glycolysis. This is very very important. इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि स्टेप नंबर 1, 3, 7 and 10 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेगुलेशन होती है, रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं। तो PFK1 जो है ये वाला जो स्टेप है दैट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप एंड कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। And PFK1 is controlled by ATP, fructose 6 phosphate and fructose 2,6 bisphosphate. फिर एक और रेगुलेशन जो होती है दैट इज बाय एनर्जी लेवल्स PFK1 की। PFK1 is inhibited by high levels of ATP and inhibited by elevated levels of citrate, activated by high levels of AMP and most potent activator जो है इसका that is fructose 2,6 bisphosphate. फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट हमारे पास आता कहाँ से है? ये हमारे पास आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 के एक्शन से। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है दैट इज अ 2 डायरेक्शनल और बाई फंक्शनल एंजाइम। इट हैज गॉट अ काइनेज एज वेल एज फॉस्फेटेज एक्टिविटी। ठीक है, दैट इज वाई इसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अगर इंसुलिन लेवल ज्यादा होंगे तो वो इसको इंक्रीज कर देंगे और अगर ग्लूकागॉन लेवल ज्यादा होंगे तो वो इसको बंद कर देंगे। क्योंकि जब ग्लूकागॉन के लेवल ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में शुगर पूरी है। जब शुगर पूरी हो जाएगी तो हमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो ग्लूकागॉन जो है वो उसको इनहिबिट कर देगा। फिर एक जो स्टेप है इंपॉर्टेंट दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस केस में क्या होता है कि जो NAD है दैट इज रिड्यूस टू NADH and H positive. Oxidation of NADH is by two methods, by conversion of pyruvate to lactate and via electron transport chain. Electron transport chain में भी आपने पढ़ी होगी NADH की फॉर्मेशन और एक इसका प्रोसेस है जिसमें हो रही है by conversion of pyruvate to lactate. 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है दैट इज उस पे जो ATP बनती है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन। ठीक है, इस केस में 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी बनता है और एंजाइम कौन सा यूज होता है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फिर एक जो स्टेप है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जो पायरुवेट बनता है। पायरुवेट काइनेज इज अ एंजाइम, इट्स डेफिशिएंसी इज द सेकंड मोस्ट कॉज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। लास्ट स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस का जिसमें पायरुवेट से लैक्टेट बनता है। इट इज अ मेजर फेट फॉर पायरुवेट इन लेंस, कॉर्निया, किडनी, मेडुला, टेस्टिस, ल्यूकोसाइट्स एंड RBCs. लैक्टेट फॉर्मेशन आल्सो अकर्स इन एक्सरसाइजिंग मसल्स एंड लैक्टेट कंजम्पशन जो है वो किसकी इंपॉर्टेंट? लिवर में होती है और हार्ट में होती है। कभी भी आप देखें बहुत ज़्यादा वॉक करें या बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल यूज़ करें या एक्सरसाइज करें तो काफ मसल्स में दर्द सी शुरू हो जाती है। वो दर्द किस लिए होती है? बिकॉज एक्सरसाइजिंग मसल्स में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है तो पायरुवेट ज़्यादा बनता है और पायरुवेट ज़्यादा कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टेट। वो जो दर्द होती है दैट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन।
फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेते हैं कि गिव द एनर्जी यील्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, सबसे पहले ये है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हाइड्रोजनेज वाले प्रोसेस से हमारे पास 6 एटीपी बनती हैं। फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है वो क्या करता है कि उससे 2 एटीपी उस लेवल पे बनती हैं, और पायरुवेट काइनेज एंजाइम जहाँ पे यूज हो रहा है वहाँ पे 2 एटीपी बनती हैं। टोटल 10 एटीपी हमारे पास जो है वो बनती हैं। और जो स्टार्ट में आपने देखा होगा कि 2 एटीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में यूज भी होती हैं, तो वो 2 एटीपी अगर हम माइनस कर दें तो एनर्जी यील्ड ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है दैट इज 8 एटीपी। ये सिंपल उसका ब्रेकअप लिखा हुआ है कि ये किस तरह से बनती है। पाथवे ग्लाइकोलिसिस है, रिएक्शन जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है वो फर्स्ट है दैट इज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसमें जो एटीपी बन रही है हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन ऑफ 2 NADH, NADH जो ऑक्सीडेशन हो रही है NAD में, उसमें एटीपी बन रही है 6 एटीपी पर मोल ऑफ ग्लूकोज। फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जहाँ यूज हो रहा है उसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, उसमें एटीपी 2 मोल्स एटीपी बन रही है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं पर मोल ऑफ ग्लूकोज। पायरुवेट काइनेज जहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज आल्सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और इस पे भी 2 एटीपी बन रहे हैं हमारे पास। और 2 एटीपी जो स्टार्ट वाले निकाल दें तो फिर 10 - 2 8 एटीपी नेट बन रहे हैं। फिर लास्ट जो रेगुलेशन है ग्लाइकोलिसिस की दैट इज द हार्मोनल रेगुलेशन, दैट इज द शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, और इसमें फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ हार्मोन्स होती है। इट इज स्लो। फिर कभी कभी ये 0.5 मार्क्स का एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास पेपर्स में कि व्हाट आर द अल्टरनेट फेट्स ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू लैक्टेट, ऑक्सैलोएसिटेट और एथेनॉल। लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी लिपिनकॉर्ड बायोकेमिस्ट्री थी। दैट्स ऑल। ओके, अब आप 5 मिनट्स की ब्रेक ले लो, फिर मैं आपको TCA कराती हूँ। ओके जी, नाउ स्टार्ट द TCA साइकिल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन एंड फेट ऑफ पायरुवेट इसमें क्या क्या है, और दूसरे ये कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है और इसकी क्या रेगुलेशन है और क्लिनिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इट्स एम्फीबोलिक नेचर, reactions of TCA cycle and their regulation, role of vitamins in TCA cycle and total energy yield from TCA cycle। TCA cycle को हम जो है वो कहते हैं क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 2 नाम हैं। फिर फॉर्मेशन एंड फेट ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट जो है वो आपको पता है सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से आती है, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है पायरुवेट की। फ्रॉम लैक्टिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, डीएमिनेशन ऑफ एलेनिन से भी बनती है। फिर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पायरुवेट फॉर्मिंग, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, सीरीन, सिस्टीन एंड थ्रियोनिन, दे ऑल फॉर्म पायरुवेट। फिर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट दैट आल्सो फॉर्म्स पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट मैंने आपको बताया कि इट फॉर्म्स एसिटाइल कोए बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन in the presence of acetyl co in the presence of oxygen। acetyl CoA क्यों important है, because acetyl CoA ने ही TCA cycle में enter करना है। it forms lactic acid by reduction in the absence of oxygen, and it forms alanine by amination, forms glucose by gluconeogenesis, and forms malic acid leading to formation of oxaloacetic acid,
and forms oxaloacetic acid by carbon dioxide fixation reactions. फेट ऑफ पायरुवेट जो है वो अक्सर वाइवा में या एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये आपको इसके स्टेप्स जो हैं वो याद होने चाहिए. इथेनॉल वाला स्टेप भी जो है वो आप इसमें ऐड कर लें, वो मैं लिखना भूल गई हूँ, पर वो मोस्टली इम्पोर्टेंट ह्यूमंस में इतना नहीं है, वो बाकी ये प्रोकैरियोट्स वगैरह में या यीस्ट में इम्पोर्टेंट है. ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये उसका सारा मैकेनिज्म है. ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद डायग्राम समझाऊंगी. ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को हम पीडीएच कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये वाइवास में भी पूछा जाता है, इस पे छोटा सा नोट भी आता है, और इसमें आपको पता होना चाहिए, इसकी बायोकेमिस्ट्री भी पता होना चाहिए, इसके विटामिन्स भी और इसके कोफैक्टर्स भी. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. PDH complex जो है that is as the name indicate, it is a multi-enzyme complex with 29 molecules of PDH, और इसमें 8 molecules of flavor protein containing dihydrolipoyl dehydrogenase जो हैं वो साथ इसके लगे हुए हैं, और 1 molecule of dihydrolipoyl transacetylase. ये नाम जो हैं ये आपको अनफॉर्चुनेटली याद ही करने पड़ेंगे, बिकॉज PDH बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में आ भी जाता है. अगर पेपर में नहीं भी आएगा तो वाईवे में तो कोई ना कोई पूछेगा ही आपसे लाजमी. फिर इसके 6 कोएंजाइम्स हैं एंड कोफैक्टर्स हैं: थायमिन पायरोफॉस्फेट, लाइपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, FAD, NAD एंड मैग्नीशियम. कोएंजाइम ए को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये साथ जो एसएच लिखा हुआ है ना, दैट डिनोट्स सल्फाइडल ग्रुप. ये सिंपल जो है ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स की थोड़ी समरी उन्होंने बताई हुई है. ठीक है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. मतलब ये कि वो पायरुवेट के अंदर से हाइड्रोजन निकाल देगा और वो पायरुवेट को चेंज कर देगा इनटू डिफरेंट फेट्स. तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का ये मकसद है. डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रोजिनेज मतलब ये कि हम उसमें से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं. रेगुलेशन किस तरह से होती है कि सबसे पहले इसकी 2 टाइप्स की रेगुलेशन है. एक तो ये कि हमने इसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर एक्टिव को इनएक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है. इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होगी कि इंसुलिन स्टिमुलेट्स फॉस्फेटेज एंजाइम लीडिंग टू डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव स्टेट. इसका क्या मतलब है कि ये जो एंजाइम है ये डीफॉस्फोरिलेशन में एक्टिव होता है. डिहाइड्रोजिनेज से आप याद रख लें कि इट इज एक्टिव इन डीफॉस्फोरिलेशन, एक्टिव इन डीफॉस्फोरिलेशन. तो डीफॉस्फोरिलेशन में जब ये एक्टिव है तो कौन सी चीजें इसको डीफॉस्फोरिलेट कर रही हैं? उसमें एक है हमारे पास इंसुलिन, और स्टारवेशन और डायबिटीज मेलाइटस होता है जिन लोगों को, उसमें एक्टिव फॉर्म इसकी नहीं बनती. जब इसकी एक्टिव फॉर्म नहीं बनती तो उस केस में क्या होता है कि जो बॉडी है वो एनर्जी जनरेट नहीं करती, पीडीएच कॉम्प्लेक्स अपना फंक्शन नहीं करता, पायरुवेट जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता, पायरुवेट टीसीए साइकिल में नहीं जाता. जब भी किसी बॉडी में टीसीए साइकिल नहीं होगा तो वो बॉडी थकी थकी रहेगी. दैट इज वाई यहाँ से आपको रीजन मिल जाएगी कि ये जो शुगर के मरीज होते हैं ये थके थके और लेथार्जिक क्यों रहते हैं. वो इसीलिए थके हुए रहते हैं बिकॉज उनकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, या कम होती है या बिल्कुल नहीं होती. तो जब उनमें इंसुलिन नहीं होगी तो वो क्या करेगा कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को एक्टिव नहीं करेगा, उसको डी फॉस्फोराइलेट नहीं करेगी इंसुलिन, तो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी जनरेशन के लिए. फिर एक बात है कि कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू इनएक्टिव फॉर्म. जो पीडीएच काइनेज है is responsible for which is activated by it is activated by ATP ADP ratio, NADH to NAD ratio, acetyl CoA to coenzyme A ratio. ठीक है, फिर cyclic AMP, और inhibited by increased pyruvate from rich carbohydrate diet. ठीक है, तो इसमें ATP ADP ratio, NADH, NAD, एसिटाइल को ए, कोएंजाइम ए, अगर एटीपी ज्यादा होगी
तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमें एनर्जी जनरेशन नहीं चाहिए, तो हमें एटीपी नहीं चाहिए। एटीपी एडीपी रेशो इसीलिए लिखा हुआ है। NADH अगर ज्यादा है तो फिर भी हमें ये नहीं चाहिए। अगर एसिटाइल को ज्यादा है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो उस केस में भी ये हम इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर साइक्लिक AMP ज्यादा है तो उस केस में भी ये इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ज्यादा ले रहे हैं तो उस केस में भी जो पायरुवेट है वो इंक्रीज पायरुवेट की वजह से ये इनहिबिट हो जाएगा। क्लिनिकल कोरिलेशन इसकी क्या है? क्लिनिकल कोरिलेशन ये है कि ये सब लिपिन कॉर्ड से ये लेक्चर बना हुआ है कि जो भी पॉइजनस आयंस हैं, लाइक आर्सेनिक के आयंस हैं या मरकरी के आयंस हैं, जो इसमें आपको मैंने लाइपोइक एसिड एक चीज बताई थी जो इसके साथ लगी हुई होती है एज अ कोफैक्टर, उसमें जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं आर्सेनिक और मरकरी के आयंस। फिर डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, वो किस वजह से होती है? वो अगर हो तो उस केस में भी जो PDH कॉम्प्लेक्स के जो कोफैक्टर्स हैं वो सही तरह से काम नहीं करते, बिकॉज उसके लिए विटामिन B1 रिक्वायर्ड होता है। फिर जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम होती है जिनको, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन होती है। विटामिन के टॉपिक में आप पढ़ चुके होंगे। उस केस में भी PDH कॉम्प्लेक्स जो है वो इनहिबिट हो जाता है। फिर इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स, कि एंजाइम जो है वो सीरियस है, जेनेटिक लेवल पे उसकी कोई म्यूटेशन है और वो एंजाइम सही तरह से बना नहीं है, उसमें कोई प्रोटीन डेफिशिएंट है या एक्स्ट्रा है, तो एंजाइम अपना फंक्शन पूरा नहीं कर रहा। फिर व्हाट इज TCA साइकिल? TCA साइकिल की डेफिनेशन क्या है कि इट इज द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ 2 कार्बन यूनिट एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA का हम TCA साइकिल करने का क्या मकसद है? हमें क्या इतनी मुसीबत पड़ी हुई है कि हम इतना जो लंबा चौड़ा साइकिल हम परफॉर्म करें? बिकॉज हमने एंड में का एसिटाइल CoA को हमने ऑक्सीडाइज करना है और उसका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बना चेंज करना है और ATP जनरेट करनी है। इंटरमीडिएट्स जो भी साइकिल में बनते हैं उसमें एनाबोलिज्म होता है, और जो हम एसिटाइल CoA को तोड़ रहे हैं उसमें कैटाबोलिज्म होता है। तो दैट इज बेसिकली अ एम्फीबोलिक पाथवे जिसमें दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैटाबोलिज्म भी हो रहा है और एनाबोलिज्म भी हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबोलिक इन नेचर। ये सिंपल डायग्राम है एसिटाइल को क्रेब्स साइकिल की। सबसे पहले क्या है कि एसिटाइल CoA से हमारे पास सिट्रेट बन रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस CoA जो है वो एसिटाइल का निकल जाएगा। सिट्रेट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। फिर 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो फर्दर चेंज हो रहा है इनटू आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो भी उसका आइसोमर है, तो वो भी 6 कार्बन कंपाउंड ही होगा। इस केस में हमारे पास NADH और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही हैं। फिर आइसोसिट्रेट से जब हमारे पास सक्सीनेट बनेगा तो फिर NADH और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। सक्सीनेट से आगे फिर मेलेट बनेगा, मेलेट से आगे फ्यूमेरेट बनेगा, और फ्यूमेरेट से आगे ऑक्सैलिक एसिटेट बनेगा, दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ इस तरह से हम एसिटाइल CoA से लेके तो ऑक्सैलिक एसिटेट तक पहुंच गए हैं, और हम 6 कार्बन स्टेट से 4 कार्बन स्टेट में पहुंच गए हैं। फिर इसकी एम्फीबोलिक नेचर क्या है? दैट इज एनाबॉलिक रोल इसका ये है कि सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थ्रू ट्रांसअमाइनेशन, formation of glucose, gluconeogenesis, fatty acid synthesis. Acetyl CoA is the starting material for palmitic acid which is formed outside the mitochondria.
सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स, हीम सिंथेसिस सक्सिनाइल को यूज होता है उसमें, फॉर्मेशन ऑफ एसिटोएसिटाइल को वाया कीटोलाइसिस इन्वॉल्विंग सक्सिनाइल को। ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप लोग रहने दें, ये बहुत छोटी है। ठीक है, ये सिंपल जो है ये वैसे वो डिटेल लेक्चर बना हुआ है, तो आप लोगों को इतनी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप लोग ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टेप्स हैं ना ये आप लोग छोड़ दें। ठीक है, रोल ऑफ वाइटामिन क्या है इन टीसीए साइकिल। वाइटामिन इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, थायमिन है, लाइपोइक एसिड और पेंटोथेनिक एसिड, ऑल आर इंपॉर्टेंट इन टीसीए साइकिल। दिस इज अनदर सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ टीसीए साइकिल, जिसमें ये बताया हुआ है कि एनर्जी कितनी जो है वो रिलीज हो रही है। टोटल जो एटीपी जनरेट होती है टीसीए साइकिल से, दैट इज 38 एटीपीज, और 2 एटीपी जो है वो यूज होती हैं इसके अंदर, तो टोटल 36 एटीपीज जो हैं वो इसमें जनरेट होती हैं। और 10 NADH बनते हैं हमारे पास, और 10 H पॉजिटिव बनते हैं, और 2 FADH2 टोटल हमारे पास जनरेट होते हैं। So that is all about mnemonic. Oh, sorry, that is all about TCA cycle. I will share the memory tricks for these two pathways, that is glycolysis and TCA, on WhatsApp. So please save them or write them wherever you want.